Hello and welcome to the knowledge source. Nepal president has dissolved the parliament after request from the prime minister Mr. Oli. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे नेपाल ने पार्लियामेंट को क्यों डिसॉल्व कर दिया, क्या ऐसे रीजन थे और क्या चैलेंजेस ये पोजेस कर सकता है इंडिया के लिए। तो ये सब कुछ इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आके हमसे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो देखिए, अभी नेपाल के प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दिया है पार्लियामेंट, जब रिक्वेस्ट आया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के कैबिनेट से। और ये अगर बात करूँ मैं, अगर ये जो डिसीजंस हो अभी पार्लियामेंट का डिसॉल्वमेंट का लिए लिया गया है, ये बहुत ही ड्यू था कंसिडरिंग अभी लास्ट अगर 1 ईयर के जो भी सर्कमस्टांसेस हम नेपाल में देखें। सो अब अभी इस डिसॉल्व पार्लियामेंट होने के बाद अभी ये भी इसमें डिसाइड किया गया है, राष्ट्रपति भवन के साथ ये नोटिस आया है कि जो इलेक्शंस होंगे वो अर्ली नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में अप्रैल और मई के बीच में हो सकते हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ, ये जो इलेक्शन अभी अप्रैल और मई में पॉसिबिलिटी है इसकी होने की, ये अराउंड 1.5 ईयर बिफोर हो रहा है, जो कि टर्म जो अभी जो प्रेजेंट अभी यानी कि अभी फॉर्मर अभी जो मिस्टर ओली की गवर्नमेंट थी उनकी 1.5 ईयर बाकी थी। और उससे पहले ये पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गया है। और इसमें इसके बाद मिस्टर प्रेसिडेंट भंडारी जो वहाँ की प्रेसिडेंट हैं नेपाल की, उन्होंने अपने नोटिस में ये दिया है कि अप्रैल 30 से मई 10 के बीच में जो इलेक्शंस जो होंगे वो कंडक्ट कराए जाएंगे पूरे नेपाल में। तो अगर हम देखें जो भी सर्कमस्टांसेस अभी हुए हैं नेपाल में, जो भी पार्लियामेंट डिसॉल्व किया गया है, ये कोई ऐसा प्राइमा फेसी तो ये ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि ये मतलब अचानक से डिसीजन कोई लिया गया है। बेसिकली ये जो भी डिसीजन लिए गए हैं पार्लियामेंट के डिसॉल्वमेंट की, ये 1.5 ईयर से जो भी वहाँ की गवर्नमेंट, स्पेशली मैं बात करूँ अगर मिस्टर ओली जी जो भी डिसीजंस ले रहे थे, वहाँ की गवर्नमेंट, नेपाल की गवर्नमेंट और नेपाल के लोग थे उससे नाखुश थे। और उनके इसी के चलते ये जब बेसिक ये अभी उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बना, तो इसके बाद ये डिसीजन अल्टीमेटली उनके द्वारा लिया गया। सो अगर हम देखें कि पार्लियामेंट डिसॉल्व का मेन रीज़न क्या हुआ है, तो देखिए सबसे पहले तो उनके अपने पार्टी के बीच में यानी एनसीपी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वहाँ के उस दोनों अपने पार्टी की जो अलायंस थी उनकी गवर्नमेंट की, उनके बीच में इंट्रा पार्टी रिफ्ट हुए थे। मतलब अगर अप्रैल से देखें हम लास्ट ईयर से यानी 2020 से ही, तो ये जो पार्टी की जो अगर रिफ्ट, इंटरनल रिफ्ट है, वो बहुत ही अल्टीमेट लेवल तक पहुँच चुकी थी। और उसके बाद जो है रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी जो है और मिस्टर ओली को एक्यूज करते हैं, तो मतलब अगर लास्ट 6 मंथ्स में देखें हम कि उनकी जो भी डिसीजंस थे, पार्टी के अंदर जो भी मिनिस्टर्स थे उनको साइडलाइन करके मिस्टर ओली जो थे वो खुद डिसीजंस लेते थे और वो डिसीजंस को अपने उसको कंडक्ट कराने की कोशिश करते थे। तो ऐसे कुछ एलिगेशंस उनके ऊपर लगे थे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने अपना मेजोरिटी पार्लियामेंट पार्टी में उन्होंने खो दिया। और जो भी अगर बात करें, ये कंप्रोमाइज़ करने से पहले उन्होंने सोचा कि हम पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते हैं, जिससे कि उनकी पॉसिबिलिटी फिर से पावर में आने की वो बनी रहेगी। सो अगर ये देखिए, ये जो मूव जो था, फॉर्मर पॉलिटिकल पार्टी जो उनके जो ये अलायंस है उनके बीच में गवर्नमेंट की, मिस्टर पुष्प कमल दहल जो थे, उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी पार्टी को या फिर उनको पावर में आने से बचाने के लिए या उनसे रोकने के लिए ये एक मूव ऐसा इन्होंने मिस्टर ओली ने ये खेला है। अगर आप देखें, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर दाहाल थे, जिनको हम प्रचंडा के नाम से भी जानते हैं, तो वो एक्चुअली इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। और अगर ये इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन मिस्टर ओली के अगेंस्ट लाया जाता, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि फिर से ये गवर्नमेंट मिस्टर प्रचंडा की आ जाती है और मिस्टर प्रचंडा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। सो अगर हम देखें ये जो भी सिनारियोज हुए हैं उसके अल्टीमेट इफेक्ट या फिर क्या ऐसे पॉसिबिलिटीज़ इंडिया के ऊपर हो सकते हैं, तो सबसे पहले अभी आप ये देख लीजिए कि ये जो प्रोटेस्ट जो अभी हो रहा था मिस्टर ओली के खिलाफ, ये कोई अचानक से लिया डिसीजन नहीं है। अगर देखें हम लास्ट अगर ओली के एडमिनिस्ट्रेशन जो थे उनके ऊपर जो भी अगर देखें हम जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, जैसे कि वहाँ पे अपने कैंपेन में ये बोला गया था जब वो इलेक्शन लड़ने वाले थे कि नेपाल में मेजोरिटी ऑफ मेजर एरिया जो हैं वहाँ पे हम रेल लिंक सिस्टम वहाँ से जोड़ेंगे। इसके बाद जो भी पीपल वहाँ के थे, लोग नेपाल के, वो नाखुश थे उनके
के जो भी डिसीजंस लिए गए थे, स्पेशली हम इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में बात करें, जहाँ पे जो भी उनके अगर देखें हम रिलेशंस लास्ट 1 ईयर में डिटेरियोरेट हो रहे थे, और जो उनके जो सेंटिमेंट्स जो चाइना के साथ वो मिलके ऐसा काम कर रहे थे, लोगों को ऐसा लग रहा था, और बहुत सारे जगह पे ये प्रोटेस्ट हो रहे थे लोगों को। अगर नेपाल के बारे में बात करूँ तो डिफरेंट एरियाज़ में ऐसा भी कई न्यूज़ के थ्रू ये हमें देखने को मिला है कि नेपाल जो है मेजर टेरिटोरी पे ये कब्जा कर चुका है, नेपाल की अपनी टेरिटोरी पे। सो इस तरह के एलिगेशंस, और फिर अल्टीमेटली हमने अभी लास्ट 4 मंथ्स में देखा कि जो मेजर गवर्नमेंट थे, अगर अगर मेजर गवर्नमेंट अब मिस्टर ओली के अंडर थे, उनके ऊपर एलिगेशंस लगा करप्शन का, जिसमें कि कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर थे उनके ऊपर, फिर हेल्थ मिनिस्टर थे उनके ऊपर एलिगेशंस लगा। तो ये एलिगेशंस जो थे, स्पेशली अगर पेंडेमिक के अगेंस्ट, पेंडेमिक में आ रहा है जहाँ पे ऐसा माना लोगों का द्वारा या फिर अपोजिशन पार्टी के बाद द्वारा ये बोला जा रहा था कि जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने करप्शन किया है इन बाइंग द ऑल द प्रोडक्ट्स विच वाज रिक्वायर्ड फॉर द हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक, लाइक पीपीपी किट और इन सब चीज़ों में। तो इस तरह के एलिगेशंस के भी लग रहे थे। तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली जो था ये अगर बात करें हम, जो भी इन्हें अलायंस था उनमें ये लोगों के बीच में रिफ्ट पैदा हुआ, और इसके बाद जो ये कंडीशंस आया कि मे बी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने से पहले ही मिस्टर ओली ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। सो अभी हम देखते हैं कि इंडिया की पोजीशन क्या है। थोड़े दिन पहले हम देखते हैं कि 6 मंथ्स पहले तक क्या पोजीशन थी, और इंडिया कैसे हैंडल कर रहा है नेपाल को इन सब चीज़ों में। तो देखिए अभी आपको थोड़े दिन पहले ही ये अराउंड, अगर देखिए 6 मंथ्स भी नहीं हुआ है, जहाँ पे काला पानी डिस्प्यूट ने नेपाल ने एक नया फ्रंट खोला था, और नेपाल ने ये बोला कि जो काला पानी की टेरिटोरी है, ये काला पानी की टेरिटोरी है, अगर आप देखें ये जो काला पानी की टेरिटोरी है, ठीक है। सो ये काला पानी की टेरिटोरी जो नेपाल बोल रहा था कि ये टेरिटोरी जो है इंडिया की नहीं है, ये हमारी है, और नेपाल इसको 400 स्क्वायर किलोमीटर को जो ये अपने पास रखा है, जो कि ये हमारी टेरिटोरी है, ऐसा नेपाल के द्वारा बोला गया था। सो इन सब सिनारियोज में देखें हम तो इंडिया ने कोई भी जल्दीबाजी नहीं की। जैसे नेपाल ने क्या किया कि वहाँ पे पुलिस डिप्लॉयड कर दिया, इसके बाद जो हमारे एम्बेसडर थे उनको समन किया गया, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो डायरेक्टली लाया गया पार्लियामेंट और उसको पास कराने की कोशिश की। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की पोजीशन ये थी कि हम डायलॉग बात करेंगे नेपाल से, और कोई भी अर्जेंसी इंडिया ने देखा है। तो ये मैच्योरिटी तरीके से इस सारी चीज़ों का हैंडल किया इंडिया ने, और इंडिया की जो नेपाल के साथ लोगों की कंडीशंस थी या जो भी रिलेशंस है उसको डिटेरियोरेट नहीं होने दिया, जो कि अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो करना चाहती थी। इसके बाद अगर हम देखें, इंडिया हमेशा से ये चाहता है कि एक डेमोक्रेटिक नेपाल, एक स्टेबल नेपाल रहे, और यहाँ पे जो भी स्टेबिलिटी और इंक्लूसिवनेस की बात करता है इंडिया, स्पेशली जो भी वहाँ की मधेसीज कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है। सो इंडिया को अभी ये चाहिए कि इंडिया को अभी इसमें सिचुएशन में अभी ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में भी अभी ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या अल्टीमेटली अप्रैल मई में इलेक्शंस होते हैं या फिर से इसको डिले किया जाएगा। सो अभी आने वाले सिचुएशन में अभी कुछ भी ऐसा नहीं कहा सकता है, और ये अनफोल्डिंग है सिचुएशंस अभी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस सेशन में कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।